सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे भर की मुश्तरका इमलाक का कंट्रोल संभालने का ऐलान। मतरूका इमलाक के लिए तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना ने मतरूका इमलाक के कंट्रोल की मंजूरी दे दी है। कब्जे खत्म करवाना अब डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे भर की मतरूका इमलाक का कंट्रोल संभालने का ऐलान। मतरूका इमलाक के लिए तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना ने मतरूका इमलाक के कंट्रोल की मंजूरी दे दी है। कब्जे खत्म करवाना अब डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। सूबे भर की मतरूका इमलाक का कंट्रोल संभालने का ऐलान भी कर दिया गया है। मतरूका इमलाक के लिए तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना ने मतरूका इमलाक के कंट्रोल की मंजूरी दे दी है। कब्जा खत्म करवाना अब डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। सूबे भर की मतरूका इमलाक का कंट्रोल संभालने का ऐलान किया गया है। मतरूका इमलाक के लिए तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना ने मतरूका इमलाक के कंट्रोल की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज जमाली से। आजिज, इस मामले पर अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये एक वफाकी और सूबाई हुकूमत में तनाज़ा चल रहा था। जो हिंदुओं की छोड़ी हुई अमलाक हैं, जिनको मतरूका अमलाक कहा जाता है, क्योंकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मिल्कियत बन चुकी हैं। तो उसके बाद सिंध काबीना से कल एक मंजूरी ली गई है ज़राए के मुताबिक। उसमें तमाम अजला में, सूबे के तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को ये अख्तियारात दिए गए हैं कि हर ज़िले में जो मतरूका इमलाक हैं उन पे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो अपना कंट्रोल करें, और डिप्टी कमिश्नर्स को मतरूका अमलाक के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कराची के अगर 7 अजला हैं तो 7 डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो मतरूका अमलाक के भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। उनके देखभाल और जांच पड़ताल का जो भी काम है वो डिप्टी कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी होगी। उसके अलावा ये बताया गया है कि मतरूका अमलाक का जो कानून है 2021 का, उसके तहत ये फ़ैसला किया है सिंध काबीना ने। तो अब इस फैसले के पास सूबा सिंध में जितनी भी मतरूका अमलाक हैं वो सूबाई कंट्रोल में आ जाएंगी और सूबाई हुकूमत का उन पर कंट्रोल होगा। इस बात की भी सिंध काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी है। इससे कबल एक तनाज़ा हुआ था कि वफाकी हुकूमत ने टेंडर्स जारी किया था कि कराची के ज़िला साउथ में मतरूका अमलाक की नीलामी का टेंडर जारी किया था, जिसको अपोज़ किया था, जिसकी मुखालफत की थी सूबा सिंध की जो हुकूमत है, जो अक़लियती उमूर की वजारत है, उसने। और उसने वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा था और उसने एक अखबारात में इश्तिहार भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी नीलामी में कोई भी हिस्सा ना ले, चूँकि मतरूका अमलाक से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब इसको बाकायदा एक कानूनी शक्ल दी गई है। सिंध हुकूमत कानून तो वैसे ही मौजूद थी, 2021 का कानून मौजूद है सिंध में, लेकिन अब उस पर अमल कराने के लिए कल फैसला हुआ है। अब तमाम मतरूका इमलाक जो है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होंगी और जो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। जी, आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कॉलेज तालीम में ग्रेड 16 के असिस्टेंट्स की ग्रेड 17 में तरक्की का फैसला। असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्की देने के लिए महकमा जाती इजलास तलब कर लिया गया है। कॉलेज तालीम की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 13 अगस्त को होगा। इजलास सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीमुर रहमान मेमन की ज़ेर सदारत किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा कॉलेज तालीम के 16 ग्रेड के असिस्टेंट्स को 17 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीमुर रहमान मेमन ने 13 अगस्त को जुमेरात के रोज इजलास तलब कर लिया है। इजलास सेक्रेटरी कॉलेज की ज़ेर सदारत 12 बजे जुमेरात के रोज सेक्रेटरी कॉलेज के दफ्तर में होगा। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज 1, एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम शिरकत करेंगे। इजलास में महकमा कॉलेज तालीम के 16 ग्रेड के असिस्टेंट को 17 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्कियां देने के हवाले से गौर किया जाएगा, जिसके बाद कमेटी की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनको अगले ग्रेड में सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां दे दी जाएंगी। जी आज़ाद नोड़ी अपडेट करे थे, साथ रहिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी तब्दीली, हेडमास्टर्स को मुकम्मल माली इख्तियारात सौंप दिए गए। मखसूस बजट में ज़िले और डिवीजनल अफसरान की मुदाखलत ख़त्म कर दी गई।
अब मखसूस बजट बिल्स पर अफसरान के काउंटर दस्तखत नहीं होंगे, बल्कि हेडमास्टर्स के भेजे गए बिल्स को आगे बढ़ाने की हिदायत की गई है। आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर भी। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तलीमी स्कूल्स के स्पेसिफिक बजट के इस्तेमाल में जिले और डिविजनल तलीमी अफसरान की बेजा मुदाखलत को खत्म कर दिया है। इस वजह से स्कूल्स के हेड मास्टर्स को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बना दिया गया, जिसका महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर बजट फाइनेंस डॉक्टर असद खत्री के दस्तखत से तहरीरी हुक्मनामा बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा स्कूल तालीम के स्पेसिफिक बजट में जिले और डिविजनल अफसरान का बेजा अमल दखल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और स्कूल्स के हेड मास्टर्स को मुकम्मल तौर पर माली इख्तियारात सौंप दिए गए हैं, जबकि स्कूल्स स्पेसिफिक बजट बिलों पर जिले और डिविजनल अफसरान का काउंटर दस्तखत नहीं होगा, जबकि स्कूल स्पेसिफिक बजट तनख्वाह या गैर तनख्वाह बिल को जो है हेड मास्टर्स के दस्तखत से काबिल कबूल करा दिया जाएगा। इस वजह से हेड मास्टर बराह रास्त स्कूल्स के माली बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, जबकि हुक्मनामे के मुताबिक कुछ स्कूल्स में जिले और डिविजनल अफसरान के काउंटर दस्तखत को लाजमी करा दिया गया था, जिसको जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया, जबकि हुक्मनामे के मुताबिक डीओ या डायरेक्टर का काउंटर दस्तखत अब नहीं होगा और तमाम जो डीओ और टीओ को हिदायत कर दी गई है कि तमाम जो हेड मास्टर्स जो बिल हासिल करें उनको फौरी तौर पर आगे बढ़ा दिया जाए ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, आज़ाद साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत का महकमा स्कूल तालीम के अफसरान की तकर्रियों का फैसला। ग्रेड 16 और 17 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। सेक्रेटरी स्कूल तालीम को तरक्याती कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया है। आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के 16 और 17 ग्रेड के अफसरान को अगले 17 और 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस वजह से जो है हुकूमत सिंध ने सेक्रेटरी स्कूल तालीम की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जिसका महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन इकबाल जुनेजो के दस्तखत से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है इस कमेटी का सरबराह सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को मुकर्रर कर दिया गया, जबकि कमेटी में डिविजनल डायरेक्टर स्कूल तालीम एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और डिविजनल डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम को मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज 1 और एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम को मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया, जबकि कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल तालीम और मुतल्लिका सेक्शन अफसर को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया, जबकि कमेटी में 16 और 17 ग्रेड के अफसरान को अगले 17 और 18 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी जो है दे दी जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया है कि सैनिटी के लिहाज से जो है तमाम मुलाजिमिन को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। जी आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश जारी। पुलिस अबूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। मकतूल के दोबारा पोस्टमार्टम के इम्कानात नजर आने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश तेज़ी से जारी है। मुख्तलिफ पहलुओं से इसको तफ्तीश की जा रही है। तहकीकात का दायरे कार भी बहुत वसी कर दिया गया, लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है वो इस वक्त कराची पुलिस और मेडिको लीगल के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे पुलिस सर्जन से जो है वो हमें पुलिस जो है थोड़ी सी नाराज़ नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए हैं, क्योंकि पुलिस सर्जन की जानिब से कुछ ऐसे बयान जारी किए गए थे जिसके बाद इस केस में थोड़ा सा मामला जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आया है और पुलिस की तफ्तीश पर असर भी पड़ा है। तो इस हवाले से जो है पुलिस का ये कहना है, पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो उसमें तमाम पहलुओं का जो है जायज़ा नहीं लिया गया और जो उबूरी जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी मीर रज़ा की वो भी बहुत जल्दबाजी में जो है वो भेजी गई है। तो अब ये तमाम मामलात पर एक लेटर भी लिखा है पुलिस चीफ ने, जो कि पुलिस सर्जन के लिए लिखा गया और उसमें पूछा गया उनसे कि भाई आपको इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी इस रिपोर्ट को, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और उसका उबरी जो जारी करने की, जिससे कुछ असर पड़ा है तफ्तीश पर। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल लीगल के हवाले से जो है इस पूरे मामले का जो है फिर से जायज़ा लिया जाए और अब ये बात जा रही है कब्र कुशाई तक, यानी कि मीर रज़ा की अब जो कब्र कुशाई है उसका इम्कान ज़्यादा हो गया है। कब्र कुशाई के बाद दोबारा से पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट का जो है वो अंदिया दिया जा रहा है। तब अभी तक इसका ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया
गया। लेकिन जो तफ्तीशी हुक्काम हैं और पुलिस हुक्काम हैं उनका जो कहना है, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उससे ऐसा लगता है कि जल्दी ऐसा कोई मामला होगा और इसकी मीर रज़ा की कब्र कुशाई भी होगी और उसके बाद इनके DNA टेस्ट लिया जाएगा और साथ साथ पोस्टमार्टम भी दोबारा किया जाएगा, ताकि जिन पहलुओं पर बहस चल रही है मेडिको लीगल सेक्शन में और पुलिस में उसका कोई हल नज़र आ सके और ये तफ्तीश की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ सके। जी, शहर कायद का हाई प्रोफाइल मीर रज़ा केस की तहकीकात जारी। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। खुद पुलिस सर्जन भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। पोस्टमार्टम में 14 हामियों की निशानदही चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद तस्दीक के लिए DNA सैंपल हासिल नहीं किया गया। तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, देखें, शहर कायद का एक हाई प्रोफाइल केस है जो कि नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस है, उसकी तहकीकात जारी है। एक हफ्ते से जायद का दिन गुजर चुके हैं। पिछले जो बुध था उसको इसकी लाश मिली थी, अब जो है वो एक हफ्ता एक दिन हो गया है, लेकिन ताहल जो है वो पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसने जो है वो केस को नया रुख दे दिया है। उस रिपोर्ट में कई सवालात को जो है वो जन्म दिया गया है। ना सिर्फ दीगर लोग बल्कि जो पोस्टमार्टम की तमाम की इंचार्ज है पुलिस सर्जन, उन्होंने भी जो है वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो खुद भी जो है वो इसमें मुतमईन नहीं है। उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है जो कि SSP ईस्ट के नाम लिखा गया है, जबकि उसमें जो जिना अस्पताल की मेडिकल लीगल और सेक्शन के ऑफिसर हैं उनको भी जो है वो उनसे जवाब तलब किया गया है कि उसमें 14 जो है वो खामियों की निशानदेही की गई है। सबसे अहम जो खामी है, जब उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी तो पुलिस को जो MLO था उनको DNA लेना चाहिए था, लेकिन उनकी जानिब से कोई DNA नहीं लिया गया। दूसरी जो अहम बात है, ना हाथों के स्वाइप लिए गए और जो दीगर जगहों पे तशद्दुद वगैरह के निशानात थे वो भी नहीं लिया गया। अगर गन उसने मीर रज़ा ने चलाई तो उसके हाथ पर पाउडर होता, लेकिन वो भी नहीं लिया गया। अब जो है वो पुलिस ताहाल किसी भी शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जो वीडियोस वगैरह CCTV नजर आई है जिसमें कुछ मशकूक हरकत हो रही है, उसमें भी जो है वो पुलिस ताहाल किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। केस की तहकीकात जारी है। पुलिस के आवाम से पुलिस ने अपील की है कि वो कयास आराइयों से गुरेज करें। जी, नए माली साल के बजट में जायदाद पर टैक्स का बोझ कम हुआ, साथ ही बैंकों से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी का कहना है कि रवा माली साल 65,000 अफराद बैंकों से अपने घर के लिए कर्ज ले सकेंगे। तामीराती शोबा चलेगा तो इससे मुंसलिक 70 इंडस्ट्रीज चलेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए, गुज़िश्ता माली साल जो तामीराती शोबा था जमूद का शिकार था, उसके लिए नए माली साल के बजट में जो है कुछ मराठी पैकेज का ऐलान किया गया है और जिसमें टैक्सेस में कमी की गई। क्या असरात देख रहे हैं और नए माली साल में देखा जाए क्या तामीराती शोबा चल पड़ा है? आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या तामीराती शोबा चलेगा? देखें, जो एक्टिविटीज़ थी और जो रिलीफ था गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ तो बहुत अच्छी जो तजावीज़ थी और कुछ फाइनेंसिंग जो बैंकों की थी, इससे लग रहा था कि बहुत चीज़ें फास्ट ट्रैक पे चलेगी। लेकिन ड्यू टू द थोड़ा से ऑयल प्राइसेस, जो हालात हमारे जोग्राफिकल जो चलते रहे, उस वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, इसलिए कि फाइनेंस अब अप्रूवल होना शुरू हो गई है। बैंकों पे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा प्रेशर है कि आप लोगों को लोन दें और एंड यूज़र को जब फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलेगी तो हाउसिंग इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त जो मुल्क के हालात है, बाकी सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी अप एंड डाउन हो जाती है। जब आपकी कंक्रीट हो रही होती है, सीमेंट प्राइसेस, जब ऑयल प्राइसेस चेंज होती है तो सारी चीज़ें, एक्टिविटी, आदमी ब्रेकअप हो जाता है, रुक जाता है, उस लेवल पे नहीं जा सकता कि कल क्या होगा। और जिस तरीके से आपने कोई भी इकॉनमी चलाने के लिए कांस्टेंट चीज़ें देनी पड़ेगी। अच्छा मोहसिन साहब, देखा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों से मिलेगा, तो कितने लोगों को मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कि 1 करोड़ का जो कर्ज मिलेगा तो कितने घरों को ये सहूलत मिल सकेगी इस साल? मेरा ख्याल है कि ये कोई हमारे पास 65,000 लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सकेगी पहले साल। फिर उनको बजट में ये अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा और फंड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और बैंकों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम आसान मतलब चीज़ों को ले, इसलिए कि 1 करोड़ वाले लोग भी अवेल नहीं कर पा रहे। 1 करोड़ वाले के लिए जब आप 1.5 लाख रुपए की लेके जाते हैं तो किसी की 50 लाख अप्रूव होती है, किसी की 60 लाख अप्रूव होती है, जबकि घरों की कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 1000 गज की कॉस्ट ऑफ
कंस्ट्रक्शन में आप लेंगे तो 80 लाख रुपए की तो कंस्ट्रक्शन हो गई है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ ये भी कहा है कि तामीराती शोबा नए माली साल में चलता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन जो हुकूमती रिलीफ पैकेज के तहत 1 करोड़ का जो कर्ज बैंकों से मिल रहा है, तो तकरीबन 65,000 अफराद अपना घर का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि महंगे ईंधन और कम किरायों के बायस रोज़गार शदीद मुतासिर हो रहा है और वो हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दुआश के प्राचा से। दुआ बताइएगा। जैसे कि हमें पता है कि आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अभी मजीद पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ऑनलाइन बाइक राइडर्स और बाइकिया जो है राइडर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आगे इतने मुश्किल से जो है लोगों के कारोबार चल रहे हैं, आपको क्या मुश्किलात होंगी इससे मजीद? और मुश्किलात ये हैं कि कस्टमर जब पैसे कम होते हैं वो पहले ये बात कर रहा होता है कि पैसे कम हो गए, आपके रेट कम नहीं हुए, लेकिन जब पेट्रोल के रेट बढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त ये है कि कंपनी ऐप जो है पैसे जब बढ़ाती है तो बढ़ाती है, लेकिन कस्टमर अपने फेयर वही डाल रहा होता है जो नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं। इस तरह से हमारे को जो राइड हम 1 लीटर पेट्रोल में 4 राइडें 5 राइडें कर रहे होते थे, वो हमारी 2 राइडें 3 राइडों से ज्यादा होती नहीं। इनकम वो नहीं हो रही जिस तरह से हमारे अखराजात हो रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या मुश्किलात पेश आ रही है? पेट्रोल महंगा हो गया है। मजीद मुश्किलात ये होती हैं कि पब्लिक जो है जो हमारी सवारी होती है वो हमें वही पुराने रेट पैसे देती है, वो आगे बढ़ती नहीं है, बोलती है पेट्रोल बढ़ गया तो हम क्या करें। दूसरा, अब एक और चीज हो रही है कि अखबार में रेट आ रहा है 34 का और पेट्रोल पंप पे आप जाओगे वो 35 का होगा। हमारे साथ बाइकिया राइडर्स वाले जो थे शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से इनकी जिंदगियों में काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी है। इनका यही कहना था कि जब पेट्रोल बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कस्टमर वो रेट जो है वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहसो मुबाहिसा जो है उनमें लगा रहता है कस्टमर और बाइकिया राइडर्स में। तो उनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इन लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने आवाम और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगे ईंधन से रोज़मर्रा अखराजात बढ़ गए हैं, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जबकि अगर हम बात करें डीजल तो ये सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल जो है 4 रुपये 45 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया, जबकि डीजल 2 रुपये सस्ता कर दिया गया है। ये मामूली कमी जो की जाती है या फिर मामूली सी कीमत बढ़ा दी जाती है, इस पर शहरी जो है वो तशरीह में मुब्तला है। शहरी में मासा मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। पेट्रोल फिर से 4 रुपये महंगा कर दिया गया, 45 पैसे महंगा कर दिया गया। ये मामूली कमी, मामूली इजाफे के हवाले से क्या कहना चाहिए? ये लोग जब कीमतें बढ़ाने पे आते हैं तो कीमतें अच्छी खासी बढ़ा देते हैं, और जब कम करने पे आते हैं तो फिर 1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक सोचते रहते हैं कि कम किए जाएं या ना किए जाएं। इसमें सारे के सारे जो इनके हैं वो सबके सब मिले हुए हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक हमारी मिली भी है। और इनको ये चाहिए था कि जब पेट्रोल कम हो रहा है आलमी मंडियों में तो उनको कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें महंगाई में मजीद इजाफा होता चला जाता है। आटा, तेल, घी, चीनी, इन सब चीज़ों पे रेट वैसे की वैसे ही है जो पहले थे। पेट्रोल कम होने की वजह से कोई भी चीज़ किसी भी हद तक कोई कम नहीं हुई। आप चाहें तो भले विजिट करके देख लें, नेट सर्च कर लें, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी कि बंदा खुद ये सोचेगा यार पेट्रोल बढ़ता है तो ये लोग फौरन बढ़ा देते हैं। जब कम करने पे आता है ये लोग मशवरे करते हैं, उसमें महीना 1.5 महीना लगा देते हैं। उसके बाद फिर ये सोचते हैं यार अब हम कम करें या नहीं करें, तब तक आलमी मंडी में रेट चढ़ चुका होता है। फिर आवाम ये सोचते हैं यार अब तो बढ़ गया, अब तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उल्टा और। क्या कहेंगे आप, क्या कीमत होनी चाहिए पेट्रोल की, आप क्योंकि अभी तो 300 से ऊपर है, क्या कीमत होनी चाहिए जिसपे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? मेरे हिसाब से 160-180 रुपये होना चाहिए। कीमतें बढ़ने से कितनी मुश्किलात का सामना करना? बहुत मुश्किलात होती है कीमतें, उससे फिर रक्शे का भी किराया बढ़ाना पड़ता है, कोई सवारी किराया देती नहीं हमारे को, मजबूरन फिर हमारे को लोकल सवारियाँ मारनी पड़ती हैं। बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर्स आम शहरी परेशान नजर आता है। उनका कहना है कि कीमतें जो है वो कम की जाए पेट्रोल और डीजल की, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल रद्दबदल ने शहरियों का बजट मुतासिर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बढ़ते ईंधन के अखराजात के बायस घरेलू बजट संभालना मुश्किल हो गया है और वो कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जहां डीजल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही थी, कल 2 रुपये जो है वो कम हो गई हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत गुज़िश्ता 2 रोज़ से 2-2 रुपये कम की गई और कल एकदम से जो है वो
5 रुपए के करीब जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए हैं, यानी 4 रुपये 45 पैसे बढ़ना 5 रुपए के करीब ही होता है। जो रोज़ाना आम शहरी हैं वो किस तरीके से जो है इससे मुतासर हो रहे हैं? बस हो जाता है पेट्रोल मैनेज, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यूँ महीने के बजट में कुछ आपको डिस्टर्बेंस आ रही है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। रोज़ाना कभी 3 रुपये कभी 4 रुपये, फिर गिर जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ पता नहीं होता, अचानक बढ़ जाता है और अचानक कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ना सही है या पेट्रोल की कीमत 15 दिन होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है वैसे। अच्छा, ये बताएं कि तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी महंगाई हो रही है? जी, तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी महंगाई हो रही है। ऐसा ही है जी। रोज़ाना कितना पेट्रोल बढ़ता है कुछ पता नहीं। अगर महीने के 10,000 पेट्रोल के निकाले जा रहे हैं तो वो 10 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, तो शहरी जो वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं तकरीबन उनको जो वो 15 दिन पर लाया जा सके ताकि इनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी। DGKDA आसिफ जान सदीकी से के इलेक्ट्रिक के हुकाम की मुलाकात। KDA और के इलेक्ट्रिक का तरक्याती मनसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आयशा मंजिल मनसूबे की रुकावटों का जायज़ा, मसाइल के फौरी हल का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं DGKDA एहसन आसिफ जान सदीकी से के इलेक्ट्रिक हुकाम की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, KDA के डायरेक्टर जनरल आसिफ जान सिद्दीकी से इलेक्ट्रिक के आला हुकाम ने जो है वो मुलाकात की है। मुलाकात का मकसद कराची शहर में जारी तरक्याती मंसूबों में जो दरपेश तकनीकी इंतजामी मसाइल हैं उसके हवाले से जो है वो तफसीली गौर किया गया है और यूटिलिटी सर्विसेज की मुंतकली और इदारों के दरमियान जो राब्ताकारी है उसको बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। तमाम मुताल्लिका हुकाम को जो है वो तफसीलात से जो है वो आगाह कर दिया गया है, जबकि शहरी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो अपनाने का दोनों के माबैन जो है वो फैसला किया गया है। साथ साथ आयशा मंजिल तरक्याती मंसूबे में जो शिकायत मौसूल हो रही थी रुकावटों के हवाले से, उसका जो है वो दोनों की जानिब से जो है वो तफसीली जायजा लिया गया और KDA और के इलेक्ट्रिक ने तरक्याती जो सरगर्मियाँ कराची शहर में जारी है उसमें हाइल रुकावटों को इस अज़म का इज़हार किया कि जल्द जो है वो मिलकर दूर की जाएंगी। जी एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे। एहसन, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शहर में मुतवाक़े बारिशों से कबल नालों की सफाई का काम तेज़ी से जारी है। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब हैवी मशीनरी की मदद से नाले से कचरा निकालकर ठिकाने लगाया जा रहा है। इस हवाले से मोहम्मद हमाद से जान लेते हैं। मोहम्मद, बताइएगा। कराची में मानसून से कबल जो है वो KMC की जानिब से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो है कोरंगी जो है सिंगर चौरंगी की पुलिया पर, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो गुजरने वाला नाला है वहाँ की सफाई जो है वो की जा रही है। यहाँ पर नाले को जो है वो लकड़ी के तख्त लगा के जो है वो इसको पैक किया हुआ था ताकि कोई हादसा पेश ना आ जाए। अब यहाँ पे इनको हटाने के बाद जो अंदर जो कचरा मौजूद है उनको जो है वो क्लियर किया जा रहा है, उस कचरे को निकाला जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जो इस जगह के मामला देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना वक्त लगता है कि इतने बड़े नाले में से कचरा क्लियर करने में, और क्या समझते हैं कितना कचरा इसमें होगा जिसको कितना वक्त लग सकता है क्लियर करने में? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से असल में बात यह है कि इसके ऊपर ये महीने का काम 1.5 महीना लग जाता है। इस काम के ऊपर महीना लग जाता है। ये काम ही ऐसा काम है कि बिल्कुल जो है ना, ये अभी बारिश हमारे सर के ऊपर है और भरपूर तरीके से लगे हुए, गाड़ियां चारों तरफ लगी हुई कराची के, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह करेंगे, महीने में इसको क्लियर कर देंगे हम लोग। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे जो जिन नालों को पैक किया हुआ है, जैसे ये तख्त आप लोगों ने भी हटाए हैं, तो वहाँ पर जो है कितना वक्त लग जाता है? उन तख्त कौन कौन से हिस्से पे जो है नाला जो है वो पैक है? ये कितना बड़ा नाला वहाँ से यहाँ आ रहा है? तो मुख्तलिफ नाले हैं सर, ये तो मैं इतना गिना भी नहीं है, मगर ये है कि उसमें जो है ना थोड़ा वो होता है ताउन, वो हम खुद कर लेते हैं, खुद हटा लेते हैं। आधे घंटे का काम होता है, उसको हटा के जो ना मशीन लगा देते हैं और उसको डंपर भर देते हैं उसमें सर। तो ये कि इंशाल्लाह साफ करेंगे, महीने के अंदर क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह के बाद। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो है नाले की सफाई का जारी है। ये डंपर भी जो है यहाँ पर मौजूद है, सारा कचरा जो है निकाल के इस डंपर में मुंतकिल किया जाएगा, फिर ये डंपर जो है इस कचरे को दूसरी जगह फेंकेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है पहले यहाँ पर लकड़ी के जो है बड़े बड़े तख्त लगा के जो इसको पैक किया हुआ था, लेकिन नाले की सफाई की जा रही, जो तख्त हटा दिए। जब ये क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर दोबारा इस नाले को जो है वो ढक दिया जाएगा, क्योंकि जो है KMC की जानिब से ये सफाई हो रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों कबल जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी जो है मुख्तलिफ नालों का जो है वो दौरा किया था और विजिट किया था। तो KMC के जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर हैं, नालों की सफाई का काम हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गुज़िश्ता 5 बरस से सड़क की तामीर का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं।
कोरंगी क्रॉसिंग से इंडस्ट्रियल एरिया तक 2 रोया शाहराहें जगह जगह से घरों में तब्दील हो चुकी है, जबकि तजावुज़ात ने ट्रैफिक की रवानी को मजीद मुतासिर कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़क ज़ेर आब आ जाती है और आमतौर तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह वाला टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कोरंगी क्रॉसिंग से लेके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली 2 रविया ये इशारा तवील बरसों से जो है वो इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, इंतहाई खस्ता हाली से 2-4 है। ये 2 रविया इशारा जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं और कारपेटिंग का जो नामो निशान है वो मुकम्मल तौर पर मिट चुका है। मानसून का सीज़न है, शहरी परेशान हैं क्योंकि अगर तेज़ बारिश हो गई तो यहाँ से आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल हो जाती है। तजावीज़ात की भी यहाँ पर भरमार है और इसके साथ साथ यहाँ पे इतराफ़ में अगर बात की जाए तो कारोबारी मराकज़ हैं, रिहायशी इलाका भी है और इसके साथ साथ सेहत के मराकज़ भी मौजूद हैं, जहाँ आने जाने वाले मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को भी दीगर शहरियों की तरह शदीद मुश्किलात का सामना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कब से ये रोड ख़राब है और कितनी अहमियत है इस रोड की? सर, ये तकरीबन समझ लीजिए 2-3 साल हो गए और ये रोड ख़राब है और यहाँ पे जो है ना गाड़ी की जो है ना आमद-रफ्त बंद हो जाती है। बारिश अगर हो जाती है तो घुटने से ऊपर पर पानी होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जहाँ शाहराहें ख़राब होती हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ स्लो होती हैं, डाकू आ जाते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है? सर, यहाँ भी इसी तरह है, छिनताई विनताई होती रहती है यहाँ पे। बस लोग गन पॉइंट पे जो है छिनताई विनताई कर लेते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये इस सड़क का कभी आपने काम होते हुए देखा? एक मरतबा देखा सर हमने, वो रोड बना था, सिर्फ एक रोड बना था। ये कब की बात? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। ये एक रोड बना था और उसके बाद ये बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये सारे टूट गए और अभी देख लें आपके सामने ये सब कुछ। बिल्कुल, हज़ारों अफराद की आमदोरफ्त का ये रोड है और इस रोड पर इंतज़ामिया की तवज्जो बिल्कुल नहीं है। बताया जा रहा है कि 2-3 साल कबल 2 रविया इशारा का एक ट्रैक जो है वो बनाया गया था, लेकिन वो भी जो है इंतज़ामिया गफलत के नतीजे में टूट फूट का शिकार हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस इशारा की तामीर की जाए ताकि यहाँ पर रहने वाले और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आने जाने वाले सनती वर्करों को जो है बेहतर सहूलियात मिल सकें। जी। कराची क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर में क्रिकेट ग्राउंड्स की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। नौ मुंतखब सदर नदीम उमर का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में नौजवानों के लिए खेल के मैदान नाकाफ़ी हैं। सिंध हुकूमत इस हवाले से ताउन करे। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। जी, मौजूद से कराची जमखाना में और हमारे साथ मौजूद है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जो कोटक लीडर्स के ऑनर भी हैं, नदीम उमर साहब। नदीम भाई, माशाल्लाह तीसरी बार आप मुंतखब हुए हैं और ज़बरदस्त मैंडेट मिला आपको हमेशा की तरह। क्या इस बार प्रायोरिटी है, क्या काम रह गए हैं जो आपने जहन बनाया कि अब इसको प्रायोरिटी बना के करना है? सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस काबिल समझा कि दोबारा इलेक्ट किया। काम तो हमारे बहुत सारे रह गए। असल चीज़ पता है क्या है, हम लोगों पे 2-3 मसले हैं। एक तो ग्राउंड्स के मसले हैं, आपको पता है जब तक आपके पास ग्राउंड नहीं होंगे आप लड़के कहाँ खेलेंगे। 1-2 ग्राउंड है जिस पे हमने मुफ्त भी किया हुआ है, लेकिन असल चीज़ है वो ये कि क्लब क्रिकेट देखें, स्कूल क्रिकेट तो ख़त्म हो गई थी, कॉलेज क्रिकेट भी ख़त्म हो गई, क्लब क्रिकेट एक रह गई थी। लेकिन मेरा अब पिछले 3-4 साल से गिला ये है, क्रिकेट बोर्ड से गिला है कि हमें आप टाइम तो दें कि हमारे क्लब के मैचेस हों। क्लब के मैचेस ही नहीं होते क्योंकि अंडर 19 टूर्नामेंट होता है, अंडर 17 होता है, फिर वनडे शुरू हो जाते हैं, T20, तो वो सारे लड़के और दूसरे क्लब्स लोग ये भी कहते हैं कि हमारे लड़के नहीं है तो हम खेलेंगे नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम इनहेरेंट है। इस दफ़ा मैंने यही बोर्ड से दरख्वास्त की है कि आप 2 हमें महीने ऐसे दे दें कि इसमें क्लब क्रिकेट चले बस। और क्या मुश्किलात हैं कराची में ग्राउंड के हवाले के अलावा? नहीं, असल चीज़ यही है ना कि देखें, जब तक आपके पास वो जगह नहीं होगी जहाँ पे आप खेलें नहीं, वो बहुत बड़ा एक इशू है क्योंकि हमारे पास जोन्स जितने भी हैं उनके पास अपने ग्राउंड नहीं है। पहले तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में जो ग्राउंड्स बनाए गए थे वो भी ले लिए गए। तो मैंने अभी दरख्वास्त भी की है लोगों से जो साहिब इख्तिदार हैं कि आप हमें वो तो करने दें कि हमें ग्राउंड मिल जाए। आपने हमारा ग्राउंड एक देखा होगा कैसी चीज़, उसमें लाइट का मसला है। हाँ, वो लाइट इतना महंगा एक सब्जेक्ट है कि उसको आप लोगों को मेंटेनेंस बड़े जबरदस्त तरीके से किया है। हाँ, मेंटेनेंस तो अच्छी है, बहुत अच्छा उस पर काम हुआ, आपने पहले भी उसका। लेकिन ये इसी तरह हमारे पास
कराची की देखें आबादी 3 करोड़ के करीब है, तो अगर आपके पास ग्राउंड 1-2 ही होंगे तो कहाँ खेलेंगे। चाहिए कि ज़्यादा क्रिकेट के मैचेस हों, ग्राउंड कराची में ज़्यादा होनी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी में ग्राउंड कम है और पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन गई है, हमें सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत गवर्नमेंट इलामा इकबाल सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक 16 में समर कैंप के तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। समर कैंप में बच्चों को कौमी खेल हॉकी खेलने की तरबियत दी जा रही है। कैंप में तलबा ने फिजिकल ट्रेनिंग में ड्रिल्स, स्ट्रेचिंग पर फोकस किया और हॉकी खेलने की तरबियत भी हासिल की है। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ब्लॉक 16 में हॉकी समर कैंप का तीसरा मरहला अगस्त के महीने में भी शुरू कर दिया गया। समर कैंप में तलबा को कोच की जानिब से फिटनेस ट्रेनिंग में ड्रिल्स, स्ट्रेचिंग और दौड़ लगवाई जा रही है। कोच शबाज का कहना है कि स्कूल में समर कैंप का मकसद बच्चों को कौमी खेल हॉकी के बारे में तरबियत देना है। KHA के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये स्कूल में एस्ट्रोटर्फ लगाई। इन बच्चों को पहले कौमी खेल की अहमियत के बारे में क्लासेस भी दी गई हैं। फिजिकल ट्रेनिंग हम इनको हर किस्म की कराते हैं, इनके फुल बॉडी जोर लेते हैं ताकि इनकी काफ मसल सब में स्ट्रेंथ है। जब स्ट्रेंथ आएगी तो ये अपना पूरा 1 घंटे का मैच निकाल पाएंगे। अभी जो बच्चे हैं ये भाग तो लेंगे, लेकिन जब इनको हम हॉकी के साथ भगाते तो ये स्लो हो जाते हैं। ठीक है, हम इनको साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हॉकी खेल को सीखने वाले तलबा कहते हैं कि हम पहली दफा हॉकी की तरबियत हासिल कर रहे हैं, इसी स्कूल में पढ़ते हैं। कोशिश है इस पूरे महीने हॉकी की भरपूर तरबियत हासिल करें। स्कूल में पहली दफा स्टार्टर बिछाए, ठीक है, जिसमें हमें कोच ने पहले स्टिक पकड़ना सिखाई, ठीक है, और अभी हॉकी से बॉल लेना चलाना सिखा रहे हैं। इस गेम को खेलने से बहुत मजा आ रहा है और जिस्म में भी ताकत आ रही है। सर यहाँ पे हॉकी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, और ट्रेनिंग वगैरह भी सीखा है हम लोगों ने यहाँ पे। गवर्नमेंट बॉयज अल्लामा इकबाल सेकेंडरी स्कूल में रुकने सिंध असेंबली आदिल अस्करी और कराची हॉकी एसोसिएशन की काविशों से स्कूल के बच्चों को हॉकी की तरबियत दी जा रही है। उम्मीद है ग्रास रूट लेवल पर हॉकी सीखने वाले ये बच्चे मुस्तकबिल में हॉकी का खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। स्टूडियो सराय में मुसव्वरी के अजीम उस्ताद को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी ग्रुप आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मारूफ मुसव्वरों के फन पारे पेश किए गए, जबकि नामवर मुसव्वर जिमी फॉली इंजीनियर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। स्टूडियो सराय में मुनक्किद होने वाली ग्रुप आर्ट नुमाइश फन मुसव्वरी के अजीम नामों से मुनसकिर मंसूब की गई। नुमाइश में तस्दीक सुहेल, वहाब जाफर, मशकूर रजा, इकबाल हुसैन, अहमद खान और जुल्फिकार अली जुल्फी समेत दीगर नामवर मुसव्विरों के फन पारे और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुख्तलिफ फनकारों के तख्लीकी फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए, जिन्हें आर्ट से दिलचस्पी रखने वालों ने सराहा। तकरीब का इफ्तिताह मारूफ मुसव्विर, समाजी कारकुन और इंसान दोस्त शख्सियत जिमी फॉली इंजीनियर ने किया, जबकि शुरका ने इस नुमाइश को पाकिस्तान के मुसव्वरी के विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की एक अहम काविश करार दिया। नुमाइश के क्यूरेटर नासिर जंजुआ का कहना था, नुमाइश का मकसद अजीम मुसव्विरों को खराज अकीदत के साथ साथ नौजवान नस्ल को सीनियर के काम से रोशनास कराना है। नए आने वालों के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि मोस्टली होता ही है कि सीनियर आर्टिस्ट जब एग्जिबिट करते हैं ना तो आपको एक ही आर्टिस्ट का काम मिल रहा होता है देखने को, मगर यहाँ पर चूँकि अच्छा कलेक्शन है डॉक्टर साहब का, उन्होंने मल्टीपल सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनके जो काम लगाए, ओल्ड मास्टर्स के लगाए। यहाँ जो ओल्ड मास्टर का जो काम देखा वो भी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, तो माशाल्लाह। और मेरी ज़ाती तौर पर दुआ है कि ये गैलरी बहुत ज़्यादा ऊपर जाए और इंशाल्लाह जाएगी। स्टूडियो सराय में सजने वाली इस मुनफरिद आर्ट नुमाइश ने न सिर्फ अजीम मुसव्विरों की याद को ताज़ा किया, बल्कि नौजवान फनकारों को अपने फन के जरिए इनके नक्शे कदम पर चलने का पैगाम भी दिया। कैमरामैन हस्ते नज़ीज़ के साथ राहिल बेग, सिटी 21।